फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज से हम उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम 2024 के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा की विधिवत प्रिपरेशन शुरू कराने जा रहे हैं। और इस प्रिपरेशन में जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का सिलेबस मेरे द्वारा आपको पहले ही बता दिया गया है, उस सिलेबस में जो सबसे पहला पार्ट है भारतीय शिक्षा व्यवस्था से लिया गया है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण आयोग की डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं एक ही वीडियो में। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार और मार्गदर्शक रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और ये हमारा चैप्टर 1 रहने वाला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त कमियों के निवारण हेतु अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, जिसको IUVE या इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने भारत सरकार के समक्ष एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करके 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसीलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। सिंपली आपके समझ में आया होगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में भारत की उच्च शिक्षा की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। उसमें इतनी कमियां व्याप्त थीं जिनके निराकरण हेतु भारत में एक शिक्षा आयोग के गठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हुई, और उसी के क्रम में 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में थी। और इस आयोग की नियुक्ति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने निभाई। आइए बात करते हैं आयोग के सदस्यों के बारे में। तो राधाकृष्णन आयोग में कुल 10 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम भी पड़ा। दूसरे श्री निर्मल कुमार सिद्धांत इसके सचिव थे, जो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय के थे। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इस आयोग में। तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन सदस्य के रूप में उप कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर सदस्य उप कुलपति मद्रास विश्वविद्यालय से थे। डॉक्टर आर्थर मॉर्गन सदस्य प्रेसिडेंट कम्युनिटी सर्विसेज के थे। डॉक्टर जेम्स F. डब सदस्य उप कुलपति डरहम विश्वविद्यालय के थे। डॉक्टर मेघनाथ साहा सदस्य प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड डीन फैकल्टी ऑफ साइंस कलकत्ता विश्वविद्यालय से थे। डॉक्टर कर्म नारायण बहल ये भी सदस्य के रूप में थे, और डॉक्टर ताराचंद सदस्य के रूप में थे। तो इस प्रकार जो आयोग के अध्यक्ष लेके सदस्य तक थे, शिक्षा जगत से जुड़े हुए उस समय चर्चित व्यक्ति थे, जिनको इस आयोग में स्थान दिया गया और संपूर्ण भारत वर्ष से उनका चयन किया गया, जिससे कि जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके वह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और हितकर रहे। आयोग का उद्देश्य क्या था एवं कार्यक्षेत्र क्या थे, किस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोग का गठन किया गया था, ये हमारा टॉपिक है। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना, यह आयोग का उद्देश्य था, जिसमें
तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करके उसमें व्याप्त कमियों का पता लगाना, नंबर 1। नंबर 2, विश्वविद्यालय के प्रशासन व वित्त के बारे में सुझाव देना। एंड नंबर 3, संबद्ध महाविद्यालयों के प्रशासन व वित्त के बारे में सुझाव देना। नंबर 4, विश्वविद्यालय के संगठन, नियंत्रण, कार्यक्षेत्र एवं विधान के संबंध में पुनर्गठन हेतु आवश्यक परिवर्तन लाना। नंबर 5, उस उच्च शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना एवं पाठ्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव देना। नंबर 6, उच्च शिक्षा में शिक्षा की अवधि, माध्यम की समस्या व पाठ्यक्रम पर अपनी सहमति देना। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों की नियुक्ति, वेतनमान व सेवा शर्तों के संबंध में सुझाव देना। छात्रों में फैली अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय खोजना। छात्रों के कल्याण हेतु योजना तैयार करना। छात्रों में अनुशासन, छात्रावासों, उपकक्षा कार्य आदि का समायोजन करना। यह इस आयोग के गठन के उद्देश्य थे जिनको प्राप्त करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। आयोग का प्रतिवेदन। आयोग ने तत्कालीन विश्वविद्यालयी शिक्षा की स्थिति, उसकी समस्याओं एवं अन्य पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करके गहन विचार विमर्श किया व इन समस्याओं को दूर करने के उपाय के संबंध में एक प्रश्नावली तैयार कर शिक्षा से जुड़े 1000 व्यक्तियों के पास भेजा। यानी आयोग ने एक प्रश्नावली तैयार की जिनमें उस समय की विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित समस्त समस्याएं थीं और उनको शिक्षा विभाग से जुड़े लगभग 1000 लोगों के पास भेजा। इनमें से प्राप्त 600 प्रश्नावली से आंकड़े एकत्र कर विवरण तैयार किया एवं स्वयं भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करके विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्राध्यापकों व छात्रों से भेंट करके उनकी कठिनाइयों को समझा व उनकी मांगों को सुनकर उनके सुधार संबंधी विचारों को जानकर विवरण तैयार किया, जिसके आधार पर प्रथम खंड में 747 पृष्ठों का और द्वितीय खंड में 1356 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार कर 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को प्रेषित किया। अब इस पॉइंट से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होते हैं, जैसे राधाकृष्णन आयोग कुल कितने पृष्ठों में तैयार किया गया, इसका प्रतिवेदन कब सरकार को प्रेषित किया गया, प्रश्नावली कितने व्यक्तियों के पास भेजी गई और कितने व्यक्तियों के द्वारा प्रश्नावली को भरकर आयोग को वापस किया गया। ये 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर इनमें से कोई ना कोई आपको परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। इसमें अब आगे है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ एवं सुझाव। विश्वविद्यालय ने क्या संस्तुतियाँ की और क्या सुझाव दिए, इसके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, क्योंकि आयोग की नियुक्ति और आयोग के उद्देश्य और आयोग का गठन ये हमारा अब तक हो चुका है। इस आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं का गहन अध्ययन किया और संपूर्ण देश का भ्रमण किया तथा शिक्षकों एवं छात्रों का साक्षात्कार करके अपना प्रतिवेदन तैयार किया। इस प्रतिवेदन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। सबसे पहला जो बिंदु है वो विश्वविद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार नवीन विचारधाराओं को जन्म देना तथा नवीन मान्यताओं एवं पुरानी मर्यादाओं के बीच समन्वय स्थापित करना विश्वविद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य होगा। नंबर 2, विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय व उद्योग आदि क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें, ऐसी व्यवस्था करना विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग का उद्देश्य रहेगा। उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे गुणों का विकास करना
जिनसे छात्र भविष्य में उत्तम नागरिक बनकर देश में प्रजातांत्रिक शासन को सफल बनाने में योगदान दे सकें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों में आध्यात्मिकता का विकास करना। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य हैं। नंबर 6, विश्वविद्यालय शिक्षा का लक्ष्य जो रहेगा वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व व दूरदर्शिता की भावना को विकास करना। यह हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन शिक्षा आयोग के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन व वित्तीय प्रबंध। ये कैसे किया जाए, इस संबंध में आयोग के द्वारा क्या सिफारिश की गई। सबसे पहला पॉइंट है उच्च शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व केंद्र व राज्य सरकार दोनों का होना चाहिए, अतः उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं भली भांति जानते होंगे कि इंडियन पॉलिटी सिस्टम के अंतर्गत जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्ती सूची आती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दायित्वों को निर्धारित किया गया है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जो है वो केंद्र व राज्य सरकार दोनों को दिया जाए, अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। कौन सी? उच्च शिक्षा को। नंबर 2 है विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन किया जाए व उनके अधिकार व कर्तव्य सुनिश्चित किए जाएं। नंबर 3 महाविद्यालय के प्रशासन का दायित्व प्रबंधन समितियों को सौंपा जाए। नंबर 4 उच्च शिक्षा का वित्तीय भार केंद्र व राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें, किसी एक सरकार पर पूरा भार न डाला जाए। नंबर 5 विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों को भवन निर्माण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय व खेल कूद की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाए। नंबर 6 शिक्षकों के वेतन एवं अन्य कार्यों के लिए अनुदान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश इस आयोग की थी। नंबर 7 शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक मदद करने वालों को आयकर में छूट प्रदान की जाए। यह विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन और वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत था। अब अगला पॉइंट है हमारा इस आयोग में उच्च शिक्षा का संरचनात्मक संगठन, यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। पहला पॉइंट है उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों पे किया जाए, स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान। स्नातक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च। नंबर 2 स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का तथा परास्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्ष का हो, यानी ग्रेजुएट 3 इयर्स और पोस्ट ग्रेजुएट 2 इयर्स का हो। शोध कार्य के लिए निम्नतम कार्यकाल 2 वर्ष का होना चाहिए, यानी यदि कोई स्टूडेंट शोध करता है तो 2 वर्ष से पहले उसे डिग्री प्रदान ना की जाए, कम से कम उसका शोध करने का समय 2 वर्ष का रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया, कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। इन वर्गों की शिक्षा हेतु कला, विज्ञान और व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के अलग अलग विभाग खोले जाएं, तीनों को किसी एक विभाग के अंतर्गत ना दिया जाए। नंबर 4 व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को 6 वर्गों में विभाजित किया जाए, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग व तकनीकी, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण। कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, तकनीकी, चिकित्सा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध महाविद्यालय खोले जाएं, यानी जिस चीज़ के लिए जो विद्यालय खोला जाए उसकी स्टडी ही उसमें हो, अन्य की स्टडी ना कराई जाए। छठा पॉइंट है कृषि उच्च शिक्षा हेतु पृथक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसीलिए कृषि शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाए। 7वां पॉइंट है ग्रामीणों की उच्च शिक्षा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं
एवं उनमें संबद्ध महाविद्यालय भी स्थापित किए जाएं। 8वां पॉइंट है, महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए भिन्न भिन्न पदनाम के साथ साथ भिन्न भिन्न वेतनमान निश्चित किया जाए। अगला पॉइंट रहेगा हमारा शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के अनुसार? सबसे पहले कहा गया कि हिंदी भाषा का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए व देश के सभी भागों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाए। नंबर 2, राज्य सरकारों द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में हिंदी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हिंदी को इस आयोग द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय प्राविधिक एवं वैज्ञानिक परिभाषित शब्दों को अपनाया जाए। स्कूलों व विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यमों के अध्ययन यथापूर्ण चलते रहें, जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चलते रहें, उन्हें बंद ना किया जाए। माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी भाषा। इसके बाद है राधाकृष्णन आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम क्या रहना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष कर दिया जाए तथा कला एवं विज्ञान संकायों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो 12 वर्ष तक स्कूल में अथवा समकक्ष शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। इसके इतर किसी को भी प्रवेश ना दिया जाए। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि स्नातक स्तर पर सभी वर्गों कला, विज्ञान और व्यावसायिक वर्ग का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाए तथा छात्रों को अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार विषयों का चयन करने की छूट मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है स्नातकोत्तर स्तर पर अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश मिलने चाहिए। पाठ्यक्रम स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए 2 वर्ष और ऑनर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 1 वर्ष का हो। जो स्टूडेंट्स स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए। नंबर 4 कहता है स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में किसी एक विषय का गहन अध्ययन कराया जाए जिसमें विषय की शोध विधियों का ज्ञान व प्रशिक्षण अनिवार्य हो। 5वां पॉइंट कहता है कि पीएचडी उपाधि कम से कम 2 वर्ष के शोध के बाद मिलनी चाहिए, इससे पहले नहीं मिलनी चाहिए। 6वां पॉइंट कहता है कि पीएचडी अनुसंधान कार्य के लिए विद्यार्थियों के लिए अनुसंधान शिक्षावृत्ति यानी कि रिसर्च स्कॉलरशिप या फेलोशिप की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राधाकृष्णन कमीशन का, शिक्षा का स्तर क्या हो। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए निम्नतम योग्यता इंटर पास एवं निम्नतम आयु 18 वर्ष की हो। इससे अलग होने पर प्रवेश न दिया जाए तथा प्रत्येक प्रांत में इंटरमीडिएट कॉलेज अधिक से अधिक खोले जाएं जिससे कि विश्वविद्यालय शिक्षा को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सके। दूसरा पॉइंट कहता है कि विश्वविद्यालयों में छात्रों की अधिकतम संख्या 3000 एवं संबद्ध कॉलेजों में 1500 निर्धारित की जाए, इससे अधिक संख्या में प्रवेश न दिए जाएं। तीसरा पॉइंट कहता है कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और वाचनालयों की उचित व्यवस्था की जाए। चौथा पॉइंट, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का शिक्षण सत्र परीक्षा दिवसों को छोड़कर कम से कम 180 कार्य दिवस का होना ज़रूरी है। 5वां पॉइंट कहता है कि स्नातक स्तर पर उपस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाए। 6वां पॉइंट कहता है कि छात्रों के लिए अच्छे पुस्तकालय एवं अच्छी प्रयोगशालाएं उपलब्ध होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर विचार गोष्ठियों को प्रोत्साहन दिया जाए। 8वां पॉइंट, छात्रों को क्रमशः 40, 55, 70% अंकों पर तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी प्रदान की जाए। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश थी कि 40% अंक लाने वाले व्यक्ति को तृतीय श्रेणी, 55% अंक लाने वाले को द्वितीय श्रेणी और 70% या उससे अधिक अंक लाने वाले को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाए। और 9वां लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का कि विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों के लिए सायंकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए जिससे वो लोग भी शिक्षा को
प्राप्त कर सकें। इसके बाद है शिक्षक वर्ग। विश्वविद्यालय के अध्यापकों को 4 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए: प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एवं इंस्ट्रक्टर। पदोन्नति का आधार शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापकों को उचित सुविधाओं तथा भविष्य निधि, कार्यकाल, अवकाश के नियम स्पष्ट रूप से बताए जाएं और इनका पालन किया जाए। 4th पॉइंट है जूनियर पदों जो कि लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर हैं का सीनियर पदों प्रोफेसर एवं रीडर में अनुपात 2:1 का होना चाहिए। 5वां पॉइंट कहता है कि विश्वविद्यालय के समीप ही शिक्षकों को रहने के लिए कम किराए पर आवास की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे वह अधिक संलग्न होकर शिक्षण कार्य करा सकें। 6वां पॉइंट कहता है कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु सामान्यतः 60 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य वाले शिक्षकों को 64 वर्ष की आयु तक सेवा करने की छूट मिलनी चाहिए। 7वां पॉइंट, शिक्षकों को अध्ययन यात्रा हेतु एक बार में 1 वर्ष और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। और 8वां और लास्ट पॉइंट है कि शिक्षकों को 1 सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए और मास्टर डिग्री कक्षाओं व शोध छात्रों के लिए कम से कम 12 से 15 घंटे का समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद में इस आयोग के अंतर्गत आता है छात्र कल्याण कार्य। छात्र कल्याण कार्य में क्या क्या किया जाना चाहिए, ये जो सिफारिश की गई आयोग के द्वारा वो निम्नवत हैं। सबसे पहले समस्त योग्य छात्रों को समान रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी जानी चाहिए। नंबर 2, छात्रों का नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना चाहिए। नंबर 3, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 4, प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए। नंबर 5, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार समिति का गठन किया जाना चाहिए। नंबर 6, प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रॉक्टोरल प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 7, विश्वविद्यालय में छात्रावास की समुचित व्यवस्था की जाए एवं छात्रावास में 50 से अधिक छात्र ना हों। नंबर 8, समस्त शिक्षण संस्थाओं में एनसीसी का संगठन किया जाना चाहिए। नंबर 9, विद्यार्थियों के लिए खेलकूद, मनोरंजन क्रियाओं एवं जिम्नेजियम की व्यवस्था की जानी चाहिए। और नंबर 10, मध्याह्न के समय उचित मूल्य पर छात्रों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था किया जाना भी विश्वविद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, जो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा सिफारिश की गई। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके अंतर्गत आयोग कहता है कि व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जो पुरुषों एवं स्त्रियों को व्यावसायिक भावना के साथ परिश्रम और उत्तरदायित्व के लिए तैयार करती है। व्यावसायिक शिक्षा निम्नलिखित भागों में विभाजित की गई। सबसे पहले नंबर पर आयोग द्वारा रखा गया कृषि शिक्षा को, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को। इसके अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए, उस संबंध में सिफारिशें आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1, शिक्षा के सभी स्तरों पर कृषि शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए। छात्रों को कृषि का ज्ञान प्रदान करने के लिए गांवों में कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। नंबर 3, स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 वर्ष रखा जाना चाहिए। नंबर 4, कृषि महाविद्यालयों के आर्थिक सहायता देकर उनमें सुधार किया जाना चाहिए। नंबर 5, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा कृषि शिक्षा हेतु प्रयोगात्मक फार्म खोले जाने चाहिए। और नंबर 6, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समस्त कृषि अनुसंधान केंद्रों के कार्य में समन्वय स्थापित। दूसरा पॉइंट है वाणिज्य, कॉमर्स की एजुकेशन के बारे में क्या राय प्रस्तुत की है आयोग के द्वारा। वाणिज्य विषय में स्नातक कक्षाओं की व्यवस्था महाविद्यालयों में और स्नातकोत्तर कक्षाओं की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में की जानी चाहिए। दूसरी सिफारिश है
स्नातक स्तर पर छात्रों को प्रथम 2 वर्ष में बैंकिंग, अकाउंटेंसी और बीमा का ज्ञान कराया जाना चाहिए और तीसरे वर्ष व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी फर्म अथवा कंपनी में प्रशिक्षणार्थी या अप्रेंटिस के रूप में कार्य करना चाहिए। नंबर 3, वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पुस्तकीय अध्ययन कम और व्यवहारिक अध्ययन अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में क्या सिफारिश आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई वो इसके अंतर्गत रखा गया है। नंबर 1, देश में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं की संख्या कम है अतः नई संस्थाएं खोली जानी चाहिए। नंबर 2, इन संस्थाओं में राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में विविधता लानी चाहिए, परंपरागत हमेशा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 3, इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को कारखानों में कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 4, स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा एवं शोध करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन। इसके बारे में आयोग के द्वारा क्या सिफारिश प्रस्तुत की गई है। नंबर 1, मेडिकल कॉलेजों में अधिक छात्रों को प्रवेश ना दिया जाए, एक सत्र में 100 से अधिक छात्र ना लिए जाएं और अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र के अधीन 10 से अधिक रोगी ना हो जिससे वह बेहतर तरीके से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर सके। नंबर 2, रोगी की देखभाल और रोगों की रोकथाम को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। नंबर 3, भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति एवं आयुर्वेद का विकास किया जाना चाहिए। नंबर 4, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों को ग्रामीण व साधनहीन लोगों की चिकित्सा का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। और नंबर 5 कहलाता है चिकित्सा शिक्षा देने वाली संस्थाओं में औजार, इंस्ट्रूमेंट, साज सज्जा, औषधि की पर्याप्त व्यवस्था के साथ योग्य व अनुभवी शिक्षक भी उपलब्ध होने चाहिए जिससे चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके और वह देश के लिए बेहतर तरीके से सेवा करके योगदान दे सके। अगला पॉइंट है कानून शिक्षा, लॉ एजुकेशन। लॉ एजुकेशन के बारे में आयोग के द्वारा जो सिफारिश प्रस्तुत की गई वो इस प्रकार है। नंबर 1, कानून शिक्षा में स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। नंबर 2, विधि में स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का रखा जाए जिसमें प्रथम 2 वर्ष सैद्धांतिक और तीसरे वर्ष व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारित किया जाए। नंबर 3, छात्रों को सेमिनारों के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। नंबर 4, विधि सभा या मूट कोर्ट द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 5, कानूनी शिक्षा में वैधानिक, प्रशासकीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि के अनुसंधान की सुविधा दी जानी चाहिए। और नंबर 6, पूर्णकालीन शिक्षकों द्वारा कानून की आधारभूत शिक्षा एवं अंशकालीन शिक्षकों द्वारा व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह कानून शिक्षा या लॉ एजुकेशन के अंतर्गत सिफारिश आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट सिफारिश जो प्रस्तुत की है वो शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा या टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन के बारे में की है, जिसके अंतर्गत बताया है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अध्यापन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। नंबर 3, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जो पढ़ाने का पर्याप्त अनुभव रखते हों। नंबर 4, शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम लचीला एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। नंबर 5, छात्रों के मूल्यांकन में उनकी अध्यापन योग्यता को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। और नंबर 6, एमएड में प्रवेश करने के लिए अभ्यर्थियों को अनुमति दी जाए जिन्हें बीएड उत्तीर्ण करने के कुछ वर्ष बाद शिक्षण का अनुभव हो, ऐसे लोगों को ही एडमिशन एमएड करने में दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन के बारे में राधाकृष्णन आयोग या राधाकृष्णन कमीशन ने क्या सिफारिश प्रस्तुत की है वो इस प्रकार है। नंबर 1, समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक दिन सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी कुछ मिनट के लिए मौन चिंतन के बाद कार्य प्रारंभ करें।
नंबर 2, प्राथमिक, माध्यमिक एवं स्नातक स्तर पर धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 3, स्नातक प्रथम वर्ष में छात्रों को विश्व के महान धार्मिक गुरुओं जैसे बुद्ध, सुकरात, ईसा, मोहम्मद, नानक, कबीर, रामानुज आदि की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए। नंबर 4, स्नातक द्वितीय वर्ष में विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में से चुने हुए अंशों का अध्ययन कराना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, स्नातक तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके बाद आयोग ने वुमेन एजुकेशन या स्त्री शिक्षा के बारे में क्या सिफारिश की है, वो इस प्रकार है। स्त्रियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे वह कुशल माता एवं कुशल गृहिणी बन सकें। नंबर 2, स्त्रियों की शिक्षा सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। उच्च स्तर पर शिक्षा में सह शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, गृह सज्जा और पालन पोषण की शिक्षा को स्थान दिया जाना चाहिए। गृह प्रबंध एवं गृह अर्थशास्त्र की शिक्षा के लिए स्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रास्नातक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान। इसके बारे में आयोग कहता है कि एमए एवं एमएससी की उपाधियों के नियमों में एक रूपता स्थापित की जाए, यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आर्ट्स ग्रुप में एमए और साइंस ग्रुप में एमएससी की उपाधियों के नियमों में एक रूपता स्थापित की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा कराई जाए। पीएचडी की परीक्षा में थीसिस यानी कि शोध प्रबंध के साथ साथ मौखिक परीक्षा को भी शामिल किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित महाविद्यालयों में अनुसंधान विभाग खोले जाएं। ऐसी व्यवस्था प्रास्नातक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के अंतर्गत राधाकृष्णन आयोग ने की। नेक्स्ट जो सुझाव है वो है परीक्षा व मूल्यांकन से संबंधित। इसमें कहा गया है कि यथाशीघ्र वस्तुनिष्ठ परीक्षा का पत्रक तैयार किया जाए एवं वह परीक्षाओं की संख्या में कमी की जाए। 3 वर्षीय डिग्री कोर्स परीक्षा 3 वर्ष के अंत में ना लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जाए तथा प्रत्येक वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो, ऐसी व्यवस्था राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा की गई। प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांक 70, 55, 40% होने चाहिए, जैसे कि ऊपर भी बताया जा चुका है। सभी विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाओं में कृपांक देने की पद्धति समाप्त कर दी जाए, जिससे अयोग्य विद्यार्थी तैयार होते हैं। ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने का राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयों में छात्रों के प्रगति पत्र को अद्यतन बनाए रखना चाहिए। परीक्षकों का चयन 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव के बाद करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट है प्रायोगिक विषयों की परीक्षाओं में लिखित, प्रयोगात्मक व मौखिक तीनों प्रकार की परीक्षाएं ली जानी चाहिए, जिससे हमारे देश में उच्च शिक्षा के बेहतर विद्यार्थी प्राप्त हो सकें, जो आगे चलकर भारत देश की विभिन्न क्षेत्रों में जाके सेवा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विश्वविद्यालय। इसके अंतर्गत आयोग ने कहा कि प्रत्येक प्रांत में एक ग्रामीण शिक्षा परिषद तथा केंद्र में अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद का गठन किया जाना चाहिए। केंद्रीय परिषद ग्रामीण शिक्षा संबंधी नीति का निर्माण करेगी और प्रांतीय परिषद उस नीति के अंतर्गत ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से अवगत कराना और उन्हें हल करना सिखाना चाहिए। नंबर 4 कहता है कि आयोग ने केंद्र में ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं अनेक संबद्ध स्नातक कॉलेज बनाए जाने की सिफारिश की, जिसमें से प्रत्येक कॉलेज में 300 छात्र हों। संपूर्ण विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय में 2500 के करीब छात्र हों, इससे अधिक संख्या में छात्र नहीं होने चाहिए। नंबर 5 ग्रामीण विश्वविद्यालयों एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों के लिए अलग अलग प्राध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, चिकित्सालयों और खेल के मैदान की व्यवस्था एक ही स्थान पर की जानी चाहिए, ऐसी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रवृत्ति, छात्रावास एवं आवास।
इसके संबंध में आयोग ने क्या सिफारिश की है? आयोग कहता है कि ग्रामीण प्रतिभा संपन्न परंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में छात्रों को छात्रावास की सुविधा दी जानी चाहिए। कुछ शिक्षकों को छात्रावासों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। छात्रावासों को 4-5 खंडों में निर्मित किया जाए तथा प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या 50 से अधिक ना हो, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को खेल के मैदान की सुविधा दी जानी चाहिए। यह आयोग ने छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए सिफारिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट है विधान, संगठन और नियंत्रण। इसके अंतर्गत आयोग ने क्या कहा? विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। नंबर 2, समस्त विश्वविद्यालयों के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति की आगंतुक के रूप में यानी विजिटर्स के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्य के राज्यपाल की कुलाधिपति के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की कुलपति के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। और नंबर 5, विश्वविद्यालय में सीनेट, सिंडिकेट, अध्ययन परिषद, शैक्षिक परिषद एवं वित्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय से संबंध में यह वे समितियां हैं जिनके द्वारा संपूर्ण विश्वविद्यालय का संचालन, संगठन और नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार की समितियों को स्थापित किए जाने की आयोग ने सिफारिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन और व्यवस्था। ये क्या होना चाहिए? अनुशासनहीनता दूर करने के लिए अभिभावकों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए विचार विमर्श किया जाना चाहिए। नंबर 2 कहता है छात्रों की व्यक्तिगत एवं शैक्षिक समस्याओं का समाधान सहानुभूति एवं प्रेम के साथ किया जाना चाहिए। नंबर 3, विश्वविद्यालय में छात्रों की कठिनाइयों के निवारण हेतु प्रोक्टोरियल बोर्ड का सहयोग लिया जाना चाहिए। और नंबर 4 कहता है कॉलेजों में छात्र कल्याण हेतु रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमारा कहता है निष्कर्ष रूप में कि आयोग की सिफारिशों का क्या परिणाम हुआ। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 1, आयोग की रिपोर्ट ने शिक्षा प्रणाली को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 2, आयोग की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार किए गए, जैसे नंबर 1, त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जो वर्तमान में चल रही है, यह राधाकृष्णन आयोग की देन है। नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया था, जो वर्तमान में संचालित है। ये राधाकृष्णन आयोग की देन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की गई और विभिन्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई। यह प्रभाव वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में, उच्च शिक्षा व्यवस्था में राधाकृष्णन आयोग की देन है। तो यह डिटेल्ड वीडियो में मैंने आज आपको राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 और 49 में प्रस्तावित था, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो राधाकृष्णन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जो आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्न हैं, कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, किन किन टॉपिकों को समाहित किया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों से संबंधित एक महत्वपूर्ण MCQs का वीडियो राधाकृष्णन आयोग से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी रहा हो तो अपने साथियों में शेयर कीजिए।
और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय